एक गांव में बलराम नाम का गरीब चरवाहा अपनी पत्नी कुसुम के साथ रहता था। चरवाहे का सारा दिन बकरियों के साथ ही गुजरता था। वही उसकी दौलत थी और वही उसका सुकून था। उसकी बकरियों में एक बकरी उसे बहुत प्रिय थी, जिसका नाम उसने हीरा रखा हुआ था। एक दिन सुबह के समय पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि चरवाहे की बकरी ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया है। ये खबर सुनते ही गांव में हलचल मच गई। गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर चरवाहे के घर पहुंच गए। गांव के सभी लोग गुस्से से आग बबूला थे। गांव का मुखिया चरवाहे से बोलता है, अरे नीच बदतमीज, जरूर तूने बकरी के साथ कुछ गलत किया है, तभी बकरी ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया है। तो जैसे इंसान इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है। मुखिया की बात सुनकर चरवाहा रोने लगा और गांव वालों से कहने लगा, इंसानियत के नाते मेरी बात तो सुने। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने कोई पाप नहीं किया। जब कल मैं बकरियों को चरा रहा था तो मेरी प्रिय बकरी हीरा अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। मैंने सोचा बकरी ने किसी शेर या भेड़िए को देख लिया है, तभी ये डर के मारे ऐसी हरकत कर रही है। मैं जैसे ही दौड़कर बकरी के पास गया तो मैंने देखा एक मासूम बच्चा बकरी के पास खड़ा है। मैं बच्चे को देखकर हैरान हो गया। फिर काफी देर बाद मैंने सोचा कि मैं बेऔलाद हूँ। शायद ईश्वर ने ये बच्चा मेरी पत्नी की सूनी गोद को भरने के लिए दिया है। फिर मैं उस बच्चे को उठाकर अब उसे अपना बेटा मानकर पाल रहा हूँ। अरे, अपनी झूठी कहानी सुनाकर अपने पापों पर पर्दा डाल रहा है। बकरी ने इंसानी बच्चा जना है, ये इसी की हरकत का नतीजा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक बकरी इंसानी बच्चे को जन्म दे दे। गांव वालों ने चरवाहे की बात का यकीन नहीं किया और चरवाहे को बुरी तरह से पीटने लगे। किसी ने लाठी से मारा, किसी ने लातों से। चरवाहा गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी किसी ने ना सुनी। फिर भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी निकल कर आया। वो गांव वालों से कहने लगा, जरा सोचो, ये जो इल्जाम हम इस चरवाहा पर लगा रहे हैं, क्या ये वाकई सच है? क्या कभी किसी ने सुना है कि बकरी ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया है? क्या पता इस चरवाहा का कोई कसूर ही ना हो। हमें इस मामले की जांच करवानी चाहिए। गांव वालों ने बूढ़े की बात मान ली और दूर नगर से एक बहुत ही बड़े हकीम को बच्चे की जांच करवाने के लिए बुलाया गया। हकीम ने अच्छी तरह बच्चे की जांच करके कहा, इल्जाम लगाना आसान नहीं होता है, लेकिन हकीकत तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तुम लोग कहते हो कि बकरी ने इंसानी बच्चा जना है, ये तो उसूलों के खिलाफ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये बच्चा बकरी नहीं बल्कि किसी औरत ने ही जना है। हकीम की बात सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। फिर गांव का मुखिया हकीम जी से बोलता है, हकीम जी, अगर ये बच्चा बकरी ने नहीं जना है तो फिर ये बकरी के पास कहाँ से आया? अब मैं ये क्या जानूं कि ये बच्चा कहाँ से आया? ये तो ईश्वर ही जाने। इतना कहकर हकीम जी गांव से चले गए, लेकिन गांव वालों को हकीम की बात पर यकीन नहीं आया। वो तो अब भी यही समझ रहे थे कि ये सब चरवाहे की मेहरबानी है, जो बकरी ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया। गांव का मुखिया गांव वालों से बोलता है, इस चरवाहा की वजह से हमारे गांव का नाम बदनाम हो गया है। अब भलाई इसी में है कि इसे और इसकी पत्नी को इस गांव से निकाल दिया जाए। मुखिया की बात सुनकर सभी गांव वाले चरवाहे और उसकी पत्नी को गांव से निकालने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर मुखिया चरवाहे और उसकी पत्नी से कहता है, तुम्हारे पास एक दिन का समय है। अपना सामान, बकरियां और इस बच्चे को लेकर कहीं दूर चले जाओ और फिर कभी इस गांव में आने की कोशिश मत करना। अगर कल तक तुमने गांव नहीं छोड़ा तो तुम्हें गांव के चौराहे पर खड़ा करके लाठी और पत्थरों से पीट पीट कर जान से मार दिया जाएगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि कल का सूरज निकलने से पहले तुम इस गांव से चले जाना।
मुखिया की बात सुनकर चरवाहा और उसकी पत्नी गम में डूब गए। फिर दोनों पति पत्नी ने अपना सामान बांधा और बच्चे और बकरियों को लेकर गांव से चले गए और एक दूसरे गांव में जाकर बस गए, जहां किसी को उनकी कहानी नहीं पता थी। वहां वो अपना गुजर बसर करने लगे। चरवाहा और उसकी पत्नी उस बच्चे को ऐसे पालने लगे जैसे वो उन्हीं का बच्चा हो। चरवाहे की बकरी हीरा भी उस बच्चे से बहुत प्रेम करती थी। ईश्वर का करना ऐसा हुआ कि जहाँ चरवाहे का घर था, वहीं एक व्यापारी का भी घर था। उस व्यापारी की 2 पत्नी थी। एक पत्नी बहुत ही नेक रहम दिल औरत थी, जबकि दूसरी बहुत ही चालाक और जालिम औरत थी। व्यापारी की नेक पत्नी के साथ चरवाहे की पत्नी से अच्छी मित्रता हो गई। व्यापारी की नेक पत्नी को चरवाहे का बेटा बहुत प्यारा लगता था। वो जब भी उस बच्चे को देखती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन व्यापारी की पत्नी बच्चे को अपनी गोद में उठाकर खिला रही थी तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। चरवाहे की पत्नी ने जब ये देखा तो बोली, बहन, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम जब भी मेरे बच्चे को गोद में लेती हो तो तुम उदास हो जाती हो और तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लगता है तुम बहुत दुखी हो और तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है बहन? तुम मुझे बता सकती हो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। व्यापारी की पत्नी कुछ बताने ही वाली थी कि उतने में व्यापारी की दूसरी पत्नी आ जाती है। वो उन दोनों की मित्रता से बहुत जलती थी और चरवाहे के बेटे को भी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो गुस्से में उन दोनों से कहने लगी, क्या बात है, तुम दोनों घंटों बैठकर आपस में क्या खुसुर फुसुर करती रहती हो? और तू चरवाहे की पत्नी, तुझे अपने घर में कुछ काम नहीं है क्या, जो रोज मुंह उठाकर हमारे घर चली आती है? कभी अपने घर का भी ख्याल रख लिया कर। और ये तेरा बच्चा देखो कैसी बुरी बुरी आवाजें निकालता है। जाओ, दफा हो जाओ। अपने इस बच्चे को लेकर दोबारा हमारे घर में आने की सोचना भी मत। व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर चरवाहे की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना बच्चा उठाया और अपने घर चली गई। शाम को जब चरवाहा बकरी लेकर घर लौटा तो उसकी बीवी ने रोते हुए सारी बात चरवाहे को बता दी। आज बहुत बड़ा अपमान झेल कर आई हूँ। मैं बराबर वाले व्यापारी के घर गई थी। व्यापारी की एक पत्नी तो बहुत नेक और भली औरत है। वो जब भी हमारे बेटे को देखती है तो उसकी आंखें भर आती है। ना जाने उसके दिल में क्या राज है। आज मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया। कहा, बहन, क्यों हर बार मेरा बच्चा देखकर रो पड़ती हो? क्या बात है? वो कुछ बताने ही वाली थी कि उतने में व्यापारी की दूसरी पत्नी आ गई और उसने मुझे उल्टी सीधी कहकर घर से निकाल दिया। वो जालिम औरत जब भी मुझे और कविता को बात करते देखती है, ना जाने क्यों उसके बदन में आग लग जाती है। अपनी पत्नी की बात सुनकर चरवाहा गहरी सोच में डूब गया और फिर बोला, जरूर कोई गहरी बात है। व्यापारी की दूसरी पत्नी बहुत जालिम औरत है। उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। तुम कल दोबारा व्यापारी के घर जाओ और व्यापारी की पत्नी को जो बात तुम्हें बतानी चाहिए थी उससे वो बात मालूम करके आओ। हो सकता है हमारे बेटे का असली बाप का पता चल जाए। तुम ठीक कहते हो। मैं कल व्यापारी के घर जरूर जाऊंगी और उसकी नेक पत्नी से वो बात मालूम करके आऊंगी जो वो बताना चाहती है। दूसरे दिन चरवाहा बकरियों को लेकर जंगल चला गया तो उसकी पत्नी मौका पाकर व्यापारी के घर चली गई। व्यापारी की चालाक पत्नी चंपा किसी काम से बाहर गई हुई थी, जबकि व्यापारी की नेक पत्नी कविता घर पर अकेली थी। जब कविता ने चरवाहे की पत्नी और उसके बच्चे को अपने घर में देखा तो वो बहुत खुश हुई और उसने चरवाहे के बेटे को अपनी गोद में उठा लिया और चरवाहे की पत्नी से कहने लगी, जानती हो बहन, जब भी मैं तुम्हारे बच्चे को देखती हूँ तो लगता है जैसे ये मेरा ही बेटा है। मेरा भी बिल्कुल इसी तरह एक खूबसूरत बेटा था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। मुझे इस बच्चे में अपना बेटा ही दिखाई देता है। समझ नहीं आता वो कहाँ गया, उसे कौन उठा ले गया। कविता की बात सुनकर चरवाहे की पत्नी हैरान होकर बोलती है, कविता बहन, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे बच्चे को कौन उठा कर ले गया? जरा मुझे विस्तार से अपनी कहानी बताओ। आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा हादसा हुआ? कविता की आंखों में आंसू आ गए।
फिर वो अपनी कहानी सुनाने लगी। मैं व्यापारी की दूसरी पत्नी हूँ। व्यापारी ने मुझसे इसलिए शादी की कि उसकी पहली पत्नी चंपा के कोई औलाद नहीं थी। शादी के कुछ महीनों बाद मैं उम्मीद से हो गई। व्यापारी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मुझसे बेहिसाब मोहब्बत करने लगा, लेकिन ये बात चंपा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हर छोटी छोटी बात पर मुझसे झगड़ा करती और तरह तरह की बातें सुनाती, ताने देती। कई बार उसने मेरा बच्चा गिराने की कोशिश की। जब बच्चा पैदा होने के दिन आए तो मुझे रोज अजीबोगरीब डरावने ख्वाब आते। ख्वाब में एक औरत होती थी जिसका मुंह ढका हुआ होता था। वो मुझसे मेरा बच्चा छीनकर भाग रही होती थी। मैं डर के मारे जाग जाती और ये सब अपने पति को बताती। मेरा पति मुझसे कहता कि ये मेरा वहम है, तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ज्यादा मत सोचो। फिर एक दिन मैंने चांद से बेटे को जन्म दिया, बिल्कुल तुम्हारे बेटे की तरह। पूरे घर में खुशियां छा गई। व्यापारी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा। व्यापारी मुझसे कहता, कविता तुमने मेरी सोनी दुनिया रोशन कर दी, अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई। लेकिन मेरी सौतन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत चिढ़ती थी। उसका दिल जल जल कर राख हो रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत भरी थी। एक रात जब हम सो रहे थे तो मेरा बच्चा बिल्कुल मेरे बराबर में लेटा हुआ था। लेकिन जब आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा बिस्तर पर नहीं है। मैं घबराकर फौरन बिस्तर से उठी और अपने बच्चे को चारपाई के नीचे देखा। कमरे के हर कोने में देखा, हर जगह तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता ना चला। जब मुझे बच्चा कहीं ना मिला तो मैं रोने पीटने लगी। मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरा पति भी नींद से उठ गया। जब उन्हें बच्चे के बारे में पता चला तो वो भी तड़प कर रह गए। चंपा हमारे बराबर में बैठकर हमें तसल्ली दे रही थी। उस दिन से आज तक हमने अपने बच्चे को बहुत तलाश किया, लेकिन मेरा बच्चा ना मिल सका। उस रात के बाद मेरी जिंदगी अंधेरे में डूब गई और आज तक उस दर्द को सीने में छुपाए जिंदा हूँ। इतना कहकर व्यापारी की बीवी फूट फूट कर रोने लगी। उतने में ही व्यापारी की चालाक पत्नी चंपा घर आ गई। जैसे ही उसने उन दोनों को पास बैठे देखा तो छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। जब उसने कविता के मुंह से सुना कि कैसे उसका बच्चा अचानक गायब हुआ, कैसे वो आज तक बच्चे की तलाश में है, तो चंपा के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसकी रूह कांप गई। वो सोचने लगी, ये कविता कहीं मेरा राज न खोल दे और आजकल ये चरवाहे के बेटे से कुछ ज्यादा ही लगाव रख रही है। कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जिसे मैं जंगल में जंगली जानवरों के सामने फेंक आई थी। चंपा के दिमाग में अनगिनत ख्यालात चल रहे थे। फिर उसने अपने आप को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये मेरा वहम है। मैं पागल हो गई हूँ। उस बच्चे को तो जंगली जानवर खा गए होंगे। ये वो बच्चा नहीं हो सकता। इतना सोचकर चंपा उन दोनों के सामने आ गई। चंपा को देखकर दोनों घबरा गए और चरवाहे की पत्नी अपने बच्चे को लेकर अपने घर चली गई। उस दिन के बाद चंपा ने व्यापारी के और भी कान भरने शुरू कर दिए। तुम्हारी बीवी कविता मनहूस है। ईश्वर ने तुम्हें चांद सा बेटा दिया था, लेकिन ये कमबख्त खुद ही अपने बेटे को खा गई। ना जाने तुमने उस मनहूस से शादी क्यों की। जब से इसने घर में कदम रखा है, घर का चैन सुकून सब खत्म हो गया। व्यापारी अब कविता से कुछ खास प्यार नहीं करता था और ना ही उसके पास जाता था। कई साल गुजरते गए। अब वो चरवाहे का बेटा भी कुछ बड़ा हो चुका था। लंबा कद, गोरा रंग, प्यारी सी सूरत और बड़ी बड़ी आंखें। किसी अमीर खानदान के बेटे जैसा लगता था। देखने वाले कहते रहते थे, भला ये लड़का बकरियां चराने वाले का बेटा कैसे हो सकता है। अब वो लड़का रोज अपने पिता के साथ बकरियां चराने जाने लगा, लेकिन चरवाहा हमेशा अपने बेटे को समझाता, भानु बेटा, अपना जीवन सुधारो, पढ़ाई लिखाई करो। ये बकरियां चरा लेना कोई बड़ा काम नहीं है। ये तो हमारी मजबूरी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू मेरी तरह सारी उम्र यूं ही बकरियों में काट दे। तेरा बाप अनपढ़ है, मगर तुझे पढ़ा लिखा देखना चाहता है। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। उस दिन के बाद चरवाहे ने अपने बेटे को पढ़ाने का इरादा कर लिया।
उधर व्यापारी की पत्नी को ये पता नहीं था कि जिस बेटे के लिए वो वर्षों से तड़प रही है, वो बेटा उसके नजदीक ही पल रहा है। व्यापारी की पत्नी को चरवाहे के बेटे से लगाव बढ़ता ही जा रहा था। वो लड़का जब भी उसके घर के सामने से गुजरता, वो चोरी छुपे दरवाजे के पीछे से झांकने लगती। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून आ जाता। एक दिन चरवाहा अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल गया। अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवाएं चलने लगी और बारिश बहुत तेज हो रही थी। चरवाहा बकरियों को समेटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक आसमान से बिजली गिरी और चरवाहे की मौत हो गई। चरवाहा जब शाम तक घर न लौटा तो उसकी पत्नी और बेटा दोनों बेचैन हो उठे। वो दोनों माँ बेटे जल्दी से जंगल की ओर गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि चरवाहा मरा पड़ा है और उसकी प्यारी बकरी हीरा उसके पास बैठी आंसू बहा रही है। ये नजारा देख चरवाहे की पत्नी बेहोश होकर गिर पड़ी। भानु जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर कुछ गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो गए। गांव वालों ने किसी तरह चरवाहे का अंतिम संस्कार कर दिया और फिर यूं ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन चरवाहे की पत्नी अपने बेटे से बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम करो। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं खुद बकरियों को चराने जाया करूंगी, जिससे हमारा गुजारा हो सके, और तुम स्कूल जाया करो, अपने पिताजी का सपना पूरा करो। उसके बाद चरवाहे की पत्नी सारा दिन अपनी बकरियों को चराने लगी और जब उसका बेटा स्कूल से आ जाता तो वो भी अपनी माँ की मदद करता। दूसरी ओर व्यापारी की चालाक पत्नी घर में राज कर रही थी और कविता बेचारी अपने ही घर में नौकरानी बनकर रह गई थी। कविता सारा दिन काम करती और अपनी सौतन के ताने सुनती। बेचारी कभी किसी बात का गिला नहीं करती। वो हमेशा यही सोचती थी कि किसी तरह उनका खोया हुआ बेटा लौट आए और उसकी गोद भर जाए। उधर चरवाहे के घर के हालात खराब होते जा रहे थे। घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। एक दिन चरवाहे की पत्नी अपने बेटे से कहती है, बेटा, व्यापारी की पत्नी ने मुझसे कहा है कि हमारे घर का काम कर लिया करो। मैंने उससे हाँ कह दी है। झाड़ू बर्तन का काम है, मुश्किल से 1-2 घंटे में हो जाएंगे, इसलिए अब मैं कल से व्यापारी के घर काम करने जाया करूंगी। अगले दिन चरवाहे की पत्नी व्यापारी के घर काम करने चली जाती है, लेकिन जब चंपा उसे देखती है तो वो गुस्सा हो जाती है। वो नहीं चाहती थी कि चरवाहे की पत्नी इस घर में काम करे, क्योंकि वो घर का सारा काम कविता से करवाना चाहती थी। लेकिन फिर वो सोचती है, अगर मैंने इसे भगा दिया तो काम का सारा बोझ कविता पर आ जाएगा और वो बीमार पड़ जाएगी। ज्यादा बोझ डाला तो कहीं वो नामुराद मर ना जाए और फिर व्यापारी मुझसे सवाल करेगा। कविता की बीमारी देखते हुए चंपा चरवाहे की पत्नी को काम पर रख लेती है और फिर उससे कहती है, सारा काम ध्यान से करना, अगर जरा भी लापरवाही की तो अगले ही दिन घर से निकाल दूंगी। चरवाहे की पत्नी ने हामी भरी और काम में लग गई। चरवाहे की पत्नी रोज काम करती और चुपचाप अपने घर चली जाती। एक दिन मौका देखकर कविता ने चरवाहे की पत्नी को अपने पास बुलाया और कहने लगी, अब तो मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती हूँ। अब तो जीना मरना इसी घर में है। मैं इस घर में जिंदा लाश बनकर रह रही हूँ। कविता की बात सुनकर चरवाहे की पत्नी की आंखें भर गई। उसने कविता को समझाया और कहा, बहन, तू अपने को क्यों कसूरवार समझती है? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तुम्हारी सौतन ने तुम्हारे पति को अपनी तरफ कर लिया। खुद पर भरोसा रखो। अगर किसी ने तुम्हारी एक औलाद छीन ली है तो ईश्वर तुम्हें दूसरी औलाद जरूर देंगे। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम अपने पति का ख्याल रखो, उसे अपने होने का एहसास दिलाओ। अगर व्यापारी चंपा का पति है तो वो तुम्हारा भी पति है। धीरे धीरे चरवाहे की पत्नी की बातें कविता पर असर करने लगी। कविता ने खुद को संभालना शुरू किया। अब वो साफ सुथरे कपड़े पहनती और अपने पति की पसंद का ही खाना बनाती। अपने पति की हर जरूरत का ख्याल रखती। कविता में ये बदलाव देखकर चंपा का खून खौलने लगा। उसे लगा जैसे उसकी बसी बसाई दुनिया उजड़ने वाली है।
एक दिन जब चरवाहे की पत्नी अपने बेटे को घर पर छोड़कर व्यापारी के घर काम करने जा रही थी, तो अपने बेटे से कहती है, बेटा, आज तेरी स्कूल की छुट्टी है, मैं व्यापारी के घर काम करने जा रही हूँ। तू ऐसा कर, बकरियों को चरा ला, मुझे जल्दी काम पर जाना है, वरना व्यापारी की पत्नी नाराज हो जाएगी और फिर उल्टी सीधे मुंह बनाएगी। ठीक है माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं बकरियों को चरा लाऊंगा। फिर चरवाहे की पत्नी व्यापारी के घर चली गई और भानु व्यापारी के घर के सामने ही अपनी बकरियों को चराने लगा। फिर वो अपनी सबसे प्रिय बकरी हीरा से बोलता है, हीरा, यही रहना, खूब घास खाना, मगर व्यापारी के घर के अंदर मत जाना। भानु की बकरी हीरा बहुत समझदार थी, वो वहीं घास खाने लगी। भानु व्यापारी के घर में घुसकर अपनी माँ के पास चला गया। उस दिन कविता की तबीयत बहुत खराब थी। व्यापारी खुद अपनी बीमार पत्नी के सिरहाने बैठा था और उसका बहुत ख्याल रख रहा था। ये देख चंपा अंदर ही अंदर बहुत जल रही थी और सोच रही थी, जरूर ये चरवाहे की पत्नी का ही किया धरा है जो इसे सिखाती है, वरना इस बेवकूफ में इतनी अकल कहाँ से आ गई। पहले ये कितनी बीमार होती थी, व्यापारी कभी से पूछता तक नहीं था, और आज इसका इतना ख्याल रख रहा है। चंपा ये सोच ही रही थी कि अचानक उसकी नजर भानु पर पड़ी। भानु को देख उसे इतना गुस्सा आया कि वो जल्दी से उसके पास गई और जोर से एक थप्पड़ उसके गाल पर मारा। हरामजादे, किसने कहा था हमारे घर के अंदर आने को? निकल यहाँ से, मनहूस। चंपा भानु पर चिल्ला ही रही थी कि उतने में चरवाहे की बकरी हीरा आ गई। जैसे उसने चंपा का चेहरा देखा, बकरी ने चंपा पर हमला कर दिया। बकरी ने चंपा को पहचान लिया, वो ही भानु को जंगली जानवरों के सामने फेंक कर आई थी। बकरी चंपा को पीटी ही जा रही थी। चंपा की चीख पुकार से पूरा घर गूंज उठा। व्यापारी भागता हुआ चंपा के पास आ गया। उसने किसी तरह बकरी को रोका। चंपा की हालत देखकर व्यापारी का खून खौल उठा। उसने चरवाहे की पत्नी और उसके बेटे को उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। निकल जाओ मेरे घर से, कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारे काम की, और दोबारा यहाँ आने की सोचना भी मत। चरवाहे की पत्नी अपने बेटे और बकरी को लेकर व्यापारी के घर से चली गई। लेकिन कविता हैरान थी। वो सोच रही थी, आखिर वो बेजुबान बकरी चंपा को इतनी बुरी तरह क्यों पीट रहा था? कुछ तो बात है जो उस बकरी को पता है। उस दिन छुपकर कविता चरवाहे के घर पहुंच गई। चरवाहे की पत्नी घर पर नहीं थी। कविता भानु से कहने लगी, बेटा, जब तक तुम्हारी माँ घर नहीं आती तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो। भानु जब कविता के साथ चलने लगा तो उसकी बकरी हीरा भानु के कपड़े पकड़कर खींचने लगी। बकरी नहीं चाहती थी कि भानु कविता के साथ जाए। फिर कविता ने उस बकरी को भी अपने साथ लेकर अपने घर चली गई। जब व्यापारी ने बकरी को अपने घर देखा तो वो गुस्से से लाल हो गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, कविता, ये क्या पागलपन है? तुम किसके कहने पर इस बकरी और बच्चे को मेरे घर में लेकर आई हो? इन्हें अभी के अभी इस घर से बाहर निकालो। अपने पति की बात सुनकर कविता डरते हुए बोली, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे ये बकरी हमें कुछ बताना चाहती है। लगता है बीमार होने के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। आखिर ये बेजुबान बकरी क्या कहेगी? ये सारी बातें पास बैठे एक बुजुर्ग आदमी सुन रहा था, जो व्यापार के सिलसिले में व्यापारी के पास आया था। वो व्यापारी से बोला, कभी कभी जानवरों की जुबान भी समझनी चाहिए। मैंने अपनी उम्र का बहुत लंबा अरसा जानवरों के बीच गुजारा है। ये बकरी वाकई कुछ कहना चाहती है। फिर उस बुजुर्ग आदमी ने बकरी से उसकी भाषा में बात करनी शुरू की। बकरी की बात सुनकर बुजुर्ग आदमी बोला, ये बच्चा जिसे तुम अपने घर से निकालने की बात कर रहे हो, ये तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारा बेटा। ये सुनते ही व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बुजुर्ग आदमी से बोला, ये तुम क्या बक रहे हो बाबा? मैं बक नहीं रहा, सच बता रहा हूँ जो ये बकरी कहना चाहती है। भानु तुम्हारा और कविता का बेटा है। जब ये छोटा था तो तुम्हारी पत्नी इसे जंगल में फेंक आई थी, जिससे इसे जंगली जानवर खा जाएं।
लेकिन ईश्वर का करना ऐसा हुआ कि जंगली जानवर से पहले ये बकरी वहां आ गई और इसने इस बच्चे की जान बचा ली। बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर व्यापारी की आंखें भर गई। कविता ने जल्दी से भानु को अपनी गोद में उठा लिया और रोने लगी। हाय मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने पलता रहा और मुझे खबर तक नहीं हुई। मेरा प्यारा बेटा। कविता के लफ्जों में एक माँ का दर्द साफ झलक रहा था, जबकि व्यापारी अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था। मैं चंपा को कितनी सीधी और भली औरत समझता था और उसने इतनी घटिया हरकत की है। व्यापारी ने गुस्से में अपनी पत्नी को बुलाया और सारी बातें पूछी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। ये एक झूठी कहानी है, ये सब मिलकर मुझे फंसा रहे। मैं कभी ऐसा करने की सोच भी नहीं सकती। व्यापारी के घर से जोर जोर से आवाज आ रही थी। ये देख गांव वाले भी व्यापारी के घर में इकट्ठा हो जाते हैं। जब लोगों को चंपा की बात पता चली तो लोगों ने अफरा तफरी मचा दी। सभी लोग चंपा को उल्टा सीधा कहने लगे। आखिरकार चंपा का सब्र टूट गया और वो गुस्से में बोली, हाँ, मैं कविता के बच्चे को उठाकर जंगल में फेंक कर आई थी। आपने मेरे होते हुए दूसरी शादी की और फिर उसने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दे दिया, जिससे तुम इसे ज्यादा मोहब्बत करने लगे और मुझ पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। ऊपर से तुम्हारी जायदाद का मालिक इसका बेटा बन जाता। ये सब मैं कैसे देखती, कैसे बर्दाश्त करती? इसलिए मैंने इसके बच्चे को इससे जुदा किया, लेकिन बदकिस्मती से ये बच गया। ये सब सुनकर तो व्यापारी के शरीर की जान ही निकल गई। व्यापारी ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी चंपा को घर से निकाल दिया। फिर चरवाहे की पत्नी से बोला, बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था। तुमने मेरे बेटे को अपने बेटे की तरह पाला। बहन, मैं चाहता हूँ आज से तुम हमारे साथ इसी घर में रहो। व्यापारी और उसकी पत्नी कविता अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश थे। अब भानु भी अपनी दोनों माँ के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा।